Morning students, let's start the day with previous year questions from IAS PCS। और आपके जितने भी कॉम्पिटिशन्स हैं उनमें भी ये काम आएगा क्योंकि सभी जो आयोग हैं वो अपना स्टैंडर्ड इम्प्रूव कर रहे हैं। तो हम शुरू करते हैं हिंदी और इंग्लिश के कुछ मिक्सचर के साथ। हमारा पहला क्वेश्चन आता है विद रेफरेंस टू द लैंड रिफॉर्म्स इन इंडिपेंडेंट इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। आपको चिंता नहीं करनी, मैं आपको हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा सभी बातें। तो वो कह रहे हैं कि जो लैंड रिफॉर्म्स हुई थी इन इंडिपेंडेंट इंडिया यानी स्वतंत्र भारत में, इन स्टेटमेंट में से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है ये आपको बताना है। ठीक है, तो ये बहुत उलझा हुआ क्वेश्चन नहीं है, बस समझना है। और मैंने ये टॉपिक्स इसलिए लिए हैं जिससे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो क्षेत्र है उससे मैं निकाल सकूं और आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएं। हिस्ट्री के जो मेन पॉइंट्स हैं वो आपको पहले समझ आ जाएं और दूसरी तरफ हम पढ़ा ही रहे हैं तो आपको सारी क्लैरिटी हो जाएगी। तो आप देखिए, पहला इनमें पार्ट दिया है द सीलिंग लॉज वर एम्ड एट फैमिली होल्डिंग्स एंड नॉट ऑन इंडिविजुअल होल्डिंग। ये बात कतई गलत है, मैं भी बताऊंगा कि क्यों गलत है, मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा। और द मेजर एम ऑफ लैंड रिफॉर्म्स वाज प्रोवाइडिंग द एग्रीकल्चरल लैंड टू ऑल द लैंडलेस। चलिए, इस बात में दम है और आगे बढ़ते हैं हम लोग। इट रिजल्टेड इन कल्टिवेशन ऑफ द कैश क्रॉप्स एज ए प्रीडोमिनेंट फॉर्म ऑफ कल्टिवेशन। एक्चुअली ये चीज़ें पॉसिबल इसलिए नहीं हो पा रही थी क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज की कमी थी और ब्रिटिशर्स हमें जो कैश क्रॉप डिमांड करते थे वो हमें थ्रेट करके और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जो लैंड हैं उनको एक तरह से उनका शोषण करते हुए वो ज़्यादा से ज़्यादा उसको इस्तेमाल करते हुए इस बात का ध्यान नहीं देते थे कि भारत के जो उर्वरक क्षमता है, जो फर्टिलिटी है, वो हम बेकार कर रहे हैं। उन्हें सिर्फ ये मतलब था कि वो ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप डेवलप करें। तो ये भी नहीं हो पाएगा क्योंकि हम इंडिपेंडेंट इंडिया की बात कर रहे हैं। लैंड रिफॉर्म्स परमिटेड नो एग्जेम्पशंस टू द सीलिंग लिमिट्स, ये भी बात गलत है क्यों गलत? थोड़ा सा आप पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये ऐसा क्यों है। हम हिंदी इंग्लिश मिक्स करते हुए बात करते हैं। पहली बात आपको बताता हूं कि द लैंड सीलिंग लॉज वॉज दैट they were aimed at the individual holding. That's why the first point is wrong because they ask you the aim of sealing law was family holding. तो ये बात गलत है, फैमिली होल्डिंग नहीं था, वो इंडिविजुअल होल्डिंग की बात थी। अब प्रॉब्लम क्या हो रही थी, जो जमींदार थे उन्होंने क्या किया, अपने रिलेटिव्स को अपने जो लैंड थे उनको ट्रांसफ़र मार दिया और ट्रांसफ़र करने के कारण वो इस सीलिंग का जो रूल था या जो एक जकड़ थी, इस जकड़ से वो निकल गए, मतलब इस कानून के दायरे से बाहर निकल गए। तो जो उन्होंने कहा ना, द लैंड रिफॉर्म्स परमिटेड नो एग्जेम्पशंस टू द सीलिंग लिमिट्स, तो ये भी तकरीबन इसी के अंडर आ जाएगा। अगला पॉइंट आता है इसके बाद, द मेन रीजन फॉर लैंड रिफॉर्म्स वाज प्रोवाइडिंग द लैंड टू द लैंडलेस पीपल। एक्चुअली वो चाहते ये थे कि जिनके पास लैंड नहीं है उनको लैंड मिले, उन्हें ज़मीन मिले। जब तक ज़मीन नहीं होगी तो वो खेती नहीं कर पाएंगे और खेती नहीं करेंगे तो वो अपना काम नहीं चला पाएंगे, अपना डेली रूटीन जो उनका खाना पीना है वो कैसे चल पाएगा। क्योंकि ये माना जाता था द लैंडलेस पीपल जो होते हैं या लैंडलेसनेस जो होती है वॉज कंसीडर्ड द वन मेजर रीजन ऑफ द पॉवर्टी। तो गरीबी का एक मुख्य कारण ये है कि हमारे पास ज़मीन नहीं है और हम बेगारी कर रहे हैं। तो उसमें बेगारी मतलब जब कुछ मिलता नहीं, काम कराया जा रहा है आपसे लेकिन आपको मिल कुछ नहीं रहा है। रोटी मिल रही है, रोटी सिर्फ रोटी से डेवलपमेंट नहीं होता, रोटी के अलावा भी हमें बहुत सारी चीज़ें चाहिए। तो हम आगे बढ़ते हैं। ये आंसर आपको क्लियर हो गया होगा, बी पार्ट इसमें आंसर हो जाएगा। द मेजर एम ऑफ लैंड रिफॉर्म्स वाज प्रोवाइडिंग द एग्रीकल्चर लैंड टू ऑल द लैंडलेस, यानी जिनके पास ज़मीन नहीं थी उन सबको ज़मीन मुहैया कराना। अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, सूची 1 को सूची 2 यानी लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ हमें मैच करना है। ठीक है, और दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर को चुनना है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या क्या ऑप्शंस दिए हैं। पहला ऑप्शन दिया है इन्होंने इक्ता। अगर आपको याद आ रहा हो, सल्तनत पीरियड में इल्तुतमिश जब गद्दी पर आया यानी कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद, तो उन्होंने ये सिस्टम इक्ता प्रथा शुरू किया था। ठीक है, तो इक्ता किससे रिलेटेड है? इक्ता रिलेटेड है हमारे दिल्ली के सुल्तानों से।
तो इसका मतलब ए का हो जाएगा सेकेंड पार्ट। इज इट क्लियर? तो ऐसे करके आप इनको आंसर कर सकते हैं। दूसरी बात आती है जागीर। जागीर सिस्टम कहाँ पर था? याद कीजिए, जागीर किनके पास होती थी? जागीर सिस्टम स्टार्ट करने वाले थे मुगल। तो जागीर को आप मैच करने वाले हैं किससे? मुगल के साथ। तो ये हो जाएगा आपका मुगल, यानी बी का 4 पार्ट। और मोकासा जो था वो किसकी देन थी? ये मराठाओं की देन थी। एक्चुअली मराठे क्या करते थे कि जो चौथ, आपने चौथ और सरदेशमुखी सुना होगा, तो वो क्या करते थे कि टोटल जो 66% होता था, मतलब जितना आपने रेवेन्यू कलेक्ट किया है, उनके मतलब सरदारों को कहते थे कि भाई जितना आपने कलेक्ट किया उसका 66% आप रख सकते हैं, लेकिन उसके साथ आपको क्या करना पड़ेगा? जो मिलिट्री वर्क है आपका वो आप उसके साथ करेंगे, यानी आपके घोड़े रखने हैं या जो भी आपको सामान लेना है, जंगी सामान, वो सब आप उससे खरीदेंगे। तो मोकासा किसके साथ जाएगा? मोकासा जाएगा आपका मराठा के साथ, ठीक है, मराठास के साथ। और अमरम अकेला बचता है, तो अमरम तो आप वैसे भी जोड़ देंगे, लेकिन मैं बताऊंगा भी आपको विजयनगर साम्राज्य के साथ। अमरम की कहानी ये थी कि विजयनगर साम्राज्य में जो लड़ने वाले लोग होते, मतलब सेनापति टाइप लोग होते थे, उनको हम नायक कहते हैं। जैसे नायक मूवी आपने देखी होगी, तो नायक मतलब दे बिलीव कि बस हमें चेंजेस लाने हैं। तो विजयनगर में नायकों को राजा तनख्वाह के बदले क्या देते थे? वो देते थे एक लैंड, एक टुकड़ा भूमि का, और जिससे आने वाले रेवेन्यू से वो लोग अपना खर्चा चलाते थे, और उन्हें हम अमरम कहते थे। तो देखिए आपने बहुत सारी बातें समझी, और क्वेश्चन आपका उससे रिलेटेड अगर आएगा तो आपके दिमाग में रहेगा कि हाँ भाई ये मैंने पढ़ा हुआ है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम आंसर कर लेते हैं। ए का हमारा होना है, ए का होना है 2, तो ए का 2, और बी का होना है हमारा 4। ओके, नहीं सॉरी, बी का हमारा क्या होना है? हाँ, बी का 4 होना है, ठीक है। और सी का तो आप कर लीजिएगा आंसर, आप कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, हमने सारी बातें तो बताई दी। अगला पॉइंट आता है इसमें, निम्नलिखित में से किसने बंगाल में ड्वेल गवर्नमेंट को समाप्त किया था? पहले तो आपको पता चलना चाहिए कि ड्वेल गवर्नमेंट स्टार्ट किसने किया था। ड्वेल गवर्नमेंट को स्टार्ट करने वाले रॉबर्ट क्लाइव थे। रॉबर्ट क्लाइव ने ये काम शुरू किया, यानी जिम्मेदारी किसी की और मुनाफा किसी का। ड्वेल गवर्नमेंट का मतलब होता है, यानी अगर जूते पड़े तो किसी और को, और मलाई खाएंगे तो हम, ठीक है। तो ये रॉबर्ट क्लाइव के स्मार्ट माइंड का काम था, या ये कहिए शोषणकारी नीति का हिस्सा था, और इससे सबसे पहले उन्होंने बंगाल में अप्लाई किया। लेकिन इसको हटाने वाले कौन थे? इसको हटाने वाले वॉरेन हेस्टिंग्स थे। एक्चुअली वॉरेन हेस्टिंग्स ने 1772 के करीब कार्यकाल को संभाला और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स में दोहरी शासन प्रणाली को समाप्त करने का निर्णय लिया। और समाप्त करने के निर्णय के साथ उन्होंने क्या किया? उन्होंने जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की जो वो थी, परिषद थी, उसे कहा कि भैया आप अपने हाथ में ये टोटल जो अरेंजमेंट है वो ले लें। और उन्होंने जो नवाब थे, सॉरी 2 उप दीवान थे, जैसे कि मोहम्मद रजा खान और शिताब राय, राजा शिताब राय, दोनों को हटा दिया था, ठीक है। तो वॉरेन हेस्टिंग्स के साथ हम लोग जाने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है आपका है कि इनका आप क्या करें, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए। तो सूची 1 और सूची 2 यानी लिस्ट 1 लिस्ट 2 के साथ हमें मैच करना है। तो कैसे मैच कर पाएंगे हम लोग? हमें मैच करना है विशाख दत्त को। हमें किसे मैच करना है? विशाख दत्त को मैच करना है। किससे करें? अगर आपको याद आ रहा हो, मुद्रा राक्षस तो सबको याद होगा। विशाख दत्त का लिखा हुआ एक नाटक है जिसका नाम क्या है? मुद्रा राक्षस है। तो आपको याद आ रहा है तो आप नाटक ढूंढिए, कहाँ पर है? नाटक है सेकेंड पॉइंट पे। तो ए जा रहा है 2 के साथ। अब बात आती है वाराहमीर की। वाराहमीर कौन थे? वाराहमीर एक खगोल शास्त्री थे, एस्ट्रोलॉजर। तो ये आप आपको ढूंढना पड़ेगा कहाँ पर है ये। वाराहमीर बी का हो जाएगा, खगोल विज्ञान से मैच करेंगे आप। थोड़ा सा नीचे चला गया, खगोल विज्ञान, ठीक है। और चरक सबको पता होगा, चरक तो चिकित्सा क्षेत्र से बिलोंग करते थे। और ब्रह्मगुप्त एक बेहतरीन गणितज्ञ रहे हैं। तो इसी के साथ आपके पास 4 ऑप्शन है, तो मुझे नहीं लगता कि आप नहीं लगा पाएंगे, लेकिन चलो लगा देते हैं। ए का क्या होने वाला है? ए का 2 है कहीं पर, ए का 2। और बी का क्या होने वाला है? बी का होने वाला है 3। और सी का क्या होने वाला है? सी का होने वाला है 1।
और डी का क्या होने वाला है 4, तो ये तो मिल गया, ये रहा, ठीक है। गो फॉर द नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है कि महोदया किस शहर का प्राचीन नाम था? आपको पता होना चाहिए, महोदया या श्री महोदया ये क्षेत्र है कन्नौज। क्या है ये? कन्नौज। प्राचीन मतलब सॉरी प्राचीन काल कह रहा हूँ, हाँ मतलब पुराने समय में हम लोग इसे कन्नौज के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, तो हल्का सा क्वेश्चन है, कहाँ गया? प्राचीन कालीन भारत में हुई वैज्ञानिक प्रगति के संदर्भ में निम्न में से कौन से कथन सही हैं? पहला प्रश्न आ रहा है, पहला हमें स्टेटमेंट दिया है कि प्रथम शती ईस्वी में विभिन्न प्रकार के विशिष्ट शल्य औजारों का उपयोग आम बात थी। तो मैं इनके साथ जाता हूं, ये बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, ऐसा होता था। पहली शती ईस्वी में अलग अलग प्रकार के शल्य होते, शल्य मतलब आप सर्जरी, ठीक है, सर्जरी के औजारों का प्रयोग किया जाता था, ठीक है। और सेकंड पार्ट आता है आपका तीसरी शती ईस्वी के आरंभ में मानव शरीर के आंतरिक अंगों का प्रत्यारोपण मतलब ट्रांसप्लांट शुरू हो चुका था। अब इतना भी ज़्यादा विकास नहीं हुआ था, तो तीसरी शती ईस्वी का ये पार्ट हमें सही नहीं लग रहा। अब हम आगे चलते हैं, वो कहते हैं कि पांचवी शती ईस्वी में कोण की जया का सिद्धांत ज्ञात था। बहुत भारी भरकम शब्द हैं, इनका कहने का मतलब है साइन थीटा, मतलब एंगल जो है उसकी जया, जया मतलब साइन का सिद्धांत यानी प्रिंसिपल जो था वो आपको पता लग गया था। तो ये बात बिल्कुल सही है, थर्ड पार्ट बिल्कुल सही है। और उसके बाद आता है फोर्थ पार्ट, सातवीं शती ईस्वी में चक्रीय चतुर्भुज। अब ये चक्रीय चतुर्भुज क्या बला होती है? ये होता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो बिल्कुल सही बात है। तो 1, 3 और 4 तीनों सही हैं। ये कहाँ है? ये है आपका बी पार्ट में, तो ये आंसर आपका सही हो गया। हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है कि वुड का जो डिस्पैच था, वुड का डिस्पैच के बारे में निम्न में से कौन से कथन सत्य हैं? पहला पार्ट आता है सहायता अनुदान व्यवस्था शुरू की गई। दूसरी बात, सहायता अनुदान व्यवस्था मतलब ग्रांट्स इन एड, मैंने लिखा है स्पेशली। और विश्वविद्यालयों की स्थापना की सिफारिश की गई, और शिक्षा के सभी स्तरों पर शिक्षण माध्यम के रूप में अंग्रेजी की सिफारिश की गई। चलिए अब हमें अपने आंसर की तरफ जाना चाहिए, तो हम क्यों ना वुड डिस्पैच के बारे में हल्का सा जान लेते हैं। वुड डिस्पैच क्या था? याद कीजिए कि वुड का डिस्पैच क्या था। वुड का डिस्पैच था, ये वुड का डिस्पैच आया था 1854 में। कब आया था? 1854 में। और इसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। याद आ रहा होगा, ठीक है। और किया किसने था इसको जारी? इसको किया था जारी चार्ल्स वुड ने 19th ऑफ जुलाई 1854 में। कब किया था? 1854 में, ठीक है। तो अब मैं इसके बारे में बताना चाहता हूं आपको, इसमें क्या क्या हुआ था। इसमें तकरीबन 100 आर्टिकल आते हैं। इसमें कितने आर्टिकल आते हैं? 100। और उन आर्टिकल्स के साथ इन्होंने क्या क्या किया वो मैं बता देता हूं। इनका उद्देश्य था कि जो माध्यम है हमारा यानी मीडियम, वो इंग्लिश मीडियम रहे। तो ये बात सही हो गई, ठीक है। और दूसरी बात इन्होंने क्या कहा था कि भाई हम ऐसा करते हैं कि जो शिक्षा है वो इस तरह से देते हैं जिससे कि वो हमारे इस्तेमाल में हो, यानी क्लैरिकल जो पोस्ट उन्हें चाहिए, जो भारतीयों से वो काम कराना चाहते थे, वो क्लैरिकल पोस्ट के लिए ये लोग प्रयास कर रहे थे कि भाई हमें ऐसे लोग मिल जाएं जो जैसा हम सोचते हैं वो उसी तरह से सोचें, इसलिए हमें पाश्चात्य शिक्षा जो है उसको शुरू करना चाहिए। दूसरी बात इन्होंने जो कही, उन्होंने कहा कि भाई ऐसा करते हैं कि जैसे लंदन विश्वविद्यालय है यानी लंदन यूनिवर्सिटी है, उसी तरह से जो उनकी 3 मेन प्रेसिडेंसी थी, जैसे कि आपकी बंगाल और मद्रास और एक साथ में कौन सी थी? बम्बई। तो तीनों प्रेसिडेंसीज में हम लोग क्या करते हैं? यूनिवर्सिटीज डेवलप कर देते हैं लंदन यूनिवर्सिटी की तर्ज पर। तो ये बात बिल्कुल सही है। और सहायता अनुदान की व्यवस्था की गई थी, 1 लाख रुपए की अब बात चल रही थी वो। और
विश्वविद्यालयों की स्थापना। ठीक है, तीनों बातें हो गई, तो 1 2 3 के साथ हम लोग जा रहे हैं, ये हो जाएगा। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन हमारा आएगा, सूची 1 को सूची 2 के साथ हमें सुमेलित करना है। सूची 1 को सूची 2 के साथ हम क्या करेंगे? हम सुमेलित करने वाले हैं। और सुमेलित करने में हमें ये सोचना है कि ये जो पत्र लिखे हुए हैं, ये पत्र जो है वो उसके प्रकाशक कौन थे? प्रकाशक मतलब होता है पब्लिशर। हु वॉज द पब्लिशर ऑफ गिवन न्यूज़पेपर? ठीक है, लेट्स स्टार्ट। बंगाली तो सबको पता होगा कि बंगाली किसने लिखा था। बंगाली को लिखने वाले मतलब सॉरी प्रकाशक जो थे यानी पब्लिशर जो थे वो थे आपके एस.एन. बनर्जी। एस.एन. बनर्जी कहीं है क्या? हाँ, मिल गए। ए का हो जाएगा 3। ओके, उसके बाद पहले तो ए का 3 ढूंढ लेते हैं। यहाँ पर ए का 3 2 जगह आ रहा है, कंफ्यूज करने की कोशिश, कोई बात नहीं, अभी क्रैक करते हैं। अगली बात आती है, बी पॉइंट आता है बंगवासी। बंगवासी किसका था? बंगवासी किसने पब्लिश किया? ये जोगेंद्र नाथ बसु का है। और वो कहाँ पर है? वो ऊपर है। ठीक है, वो क्रॉस हो गए, यानी बी का हो जाएगा 1। तो बी का होगा 1, तो हमें मिल गया, हमारा सी नहीं बल्कि बी आंसर होगा। ठीक है, आपने क्रैक कर लिया। अब लेकिन 2 और बता देता हूँ, चलिए लगे हाथ कि आपको अगर बाकी किसी क्वेश्चन में वो अरेंज कर दें तो प्रॉब्लम ना हो। वंदे मातरम जो था, वंदे मातरम था आपका अरविंदो घोष का। और अमृत बाजार पत्रिका तो सबने पढ़ा होगा, ये था मोतीलाल घोष का। ठीक है, तो इसी के साथ आपने ये क्वेश्चन भी क्रैक किया। हम आगे बढ़ रहे हैं और अगला प्रश्न है हमारा, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। तो सूची 1 और सूची 2 क्या है? आप ध्यान से देखिए कि सूची 1 और सूची 2 क्या है। सूची 1 में आपको सत्याग्रह दिए हुए हैं, नहीं सारे नहीं है, अच्छा अलग अलग चीजें। ठीक, तो पहली चीज दी है इन्होंने बारदोली का सत्याग्रह। अब सबने पढ़ा होगा ये तो। बारदोली का सत्याग्रह एक्चुअली किया किसने था? बारदोली का सत्याग्रह पहले लोकल लेवल पे चल रहा था, पर मैं इतना डिटेल में नहीं जाऊंगा। लेकिन जो आपके वल्लभ भाई पटेल साहब थे, उन्होंने इस किसान आंदोलन को लीड किया, उसमें सफलता प्राप्त की और वहाँ की महिलाओं ने उन्हें इसी जीत की खुशी में एक उपाधि दी थी, वो थी क्या? सरदार। ठीक है, तो ए का क्या हो जाता है? ए का हो जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल, यानी ए का 2 ढूंढ लेते हैं यहाँ पर, ए का 2। अरे वाह, ये तो हमें मिल ही गया, तो यही इसका आंसर होगा। लेकिन बाकी भी बता देता हूँ। बी पार्ट है भारतीय किसान विद्यालय। भारतीय किसान विद्यालय जो था वो संबंधित था आपका किससे? एनजी रंगा साहब से। एनजी रंगा साहब से था। तो एनजी रंगा साहब कहाँ पर हैं? ये हैं आपके 4th पार्ट में। ठीक है, और बंगाल प्रजा पार्टी, बंगाल प्रजा पार्टी के बारे में बता देता हूँ कि जो फजलुल हक साहब थे, उन्होंने पहले प्रजा पार्टी की स्थापना की थी, उसी को बाद में बंगाल प्रजा पार्टी के नाम से जाना गया। तो ये भी हो गए। और उसके बाद बाकाष्ठ संघर्ष आता है। तो बाकाष्ठ संघर्ष तो कोई डाउट ही नहीं रहा किससे रिलेटेड है? स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती के साथ। तो आपने ये क्वेश्चन भी क्रैक किया। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। अगला प्रश्न है कि अक्टूबर 1920 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना के लिए ताशकंद में एकत्रित हुए भारतीयों के मुखिया या चीफ या हेड निम्न में से कौन थे? तो अब ऑप्शंस हैं आपके पास, पीसी जोशी, एमसी चागला और एचके सरकार और एमएन रॉय। ये तो सबको पता होगा कि जो सीपीआई हैं उसको हेड करने वाले या उसको एस्टेब्लिश करने वाले जो थे वो कौन थे? वो थे मानवेंद्र नाथ रॉय, और उन्हें हम एमएन रॉय के नाम से जानते हैं। ये घटना है 17 अक्टूबर 1920 के आसपास की। और आसपास क्या मतलब सेम डे, सॉरी आदत है मुझे के आसपास बोलने की। तो 17 अक्टूबर 1920 की। और इसमें इनके साथ ही लोग जो थे, भारतीय लोग थे, वो थे मोहम्मद अली थे, एक मोहम्मद शफीक थे और अवनी मुखर्जी। ये लोग जो थे वो ताशकंद में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की इन्होंने स्थापना की थी। और अब हम आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आता है आपका, भारतीय स्वाधीनता संघर्ष से संबंधित निम्न घटनाओं को कालक्रम के अनुसार दिए गए कूट के हिसाब से आप चुने।
तो कैसे चुनेंगे, चलिए मैं बता देता हूँ कि चुना कैसे जाएगा। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था आपका? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था 7 सितंबर, 7 सितंबर और 1931। आयोग कभी कभी आपको क्या करता है, बिल्कुल डेट्स आसपास की रख देता है, उसमें कंफ्यूजन क्रिएट होता है। चलिए कोई नहीं, स्टार्ट करते हैं हम लोग। अगला आता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन कब हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन हुआ था तकरीबन 26 मार्च के आसपास, 26 मार्च के आसपास स्टार्ट हुआ था, और ये आपका ये भी 1931 का ही है, ठीक है। तो दो चीज़ें तो ये क्लियर हो गई। और तीसरी आती है भगत सिंह जी की फांसी। तो शहीद भगत सिंह का जो डेट बताया जाता है वो है 23 मार्च बताया जाता है, 23 मार्च। और 1900 क्या होता है, 1931 ही है ये भी, ठीक है। तो देखिए 31 की डेट है सारी। और उसके बाद आता है गांधी इरविन पैक्ट आता है, तो उसका डेट सबको याद होगा शायद, 5 मार्च था। और ईयर तो वही 1931 ही है सबका, ठीक है। मैं बहुत डिटेल नहीं कर रहा हूँ कि कब क्या था गांधी इरविन पैक्ट, मतलब बहुत डिटेल नहीं जा रहा हूँ, बस मैंने आपको सिर्फ डेट्स बता दी हैं। तो आप खुद ही पता लगा सकते हैं, खुद ही पता लगा सकते हैं कि कौन सा आपका किस क्रम में रहेगा। तो इनमें से आपकी पहली डेट कौन सी पड़ती है? सितंबर, मार्च, 26, 23 और 5 मार्च। तो सबसे पहले 5 मार्च आएगी, यानी 4 पहले आएगा, और उसके बाद आपका 4 के बाद 3, 4, 3 और फिर 26 मार्च 2 और 7 सितंबर। अच्छा, उल्टे क्रम में है, 4, 3, 2, 1 आपका राइट आंसर होगा। तो 4, 3, 2, 1 आप देख लेंगे, ठीक है। और मुझे लगता है कि आपको ये बेटर लगेगी, आपको अच्छा लगेगा कि ये आपको समझ आया होगा। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको और बेटर और अच्छी वीडियोस और अच्छे क्वेश्चंस आपको दिखा सकूँ, और पर आपके सहयोग की आवश्यकता है। इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, और अपने नियर डियर से इसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। और जिनके भी आसपास एग्ज़ाम आ रहे हैं उनको इसमें प्रॉफिट होने वाला है, क्योंकि ये सारे ऑथेंटिक क्वेश्चंस हैं, और काफ़ी जो बहुत बार आए हैं उन्हीं क्वेश्चंस को मैंने शामिल किया है, ठीक है। तो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड फॉर सपोर्टिंग अस। हैव ए गुड डे।